हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हाँ, सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है, सब लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो अगर आप लोग को लग रहा हो कि अच्छी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए सेशन आज का होने वाला है, सोशल साइंस, जो कि सी-टेट में बहुत ही कम रिजल्ट बनता है। क्यों? क्योंकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। एनसीईआरटी 6 to 8 के बाहर कोई एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से नहीं आता है। हाँ, तो टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा आप लोग टॉपिक वाइज थोड़ा ध्यान से देखते चलेंगे ना तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है ना कि बच्चे ऊपर ऊपर से देख के निकल जाते हैं, वही माइंड में थोड़ा सा वो आया फिर निकल गया, यही हाल है। तो आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए ताकि सी-टेट में सेकेंड पेपर में इतना कम रिजल्ट बनता है, थोड़ा वो हाई हो और बच्चे अपना ड्रीम पूरा कर सकें। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और हाँ, टेंशन नहीं लेना है, आप लोग एक एक टॉपिक देख के चलते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या है ना कि सब लोग लगता है कि हाँ अब होगा ही नहीं, बिल्कुल इतना भी हार्ड नहीं है। अगर आप लोग कहानी की तरफ ही अगर आप कुछ कोशिश करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का ना तो इतना कम रिजल्ट नहीं बनता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। हाँ, ये आपका PY क्वेश्चन है, नर्मदा घाट, ये सुमेलित करने के लिए आपका क्वेश्चन आया था और यही आपके 6th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी में यही सेम क्वेश्चन वही है। और एनसीईआरटी से ये आपके PY क्वेश्चन उठाकर कहीं से नहीं लाए, ये आपका एनसीईआरटी से लेके आए हैं। और जो लोग PY दिए होंगे, चाहे देखे होंगे, मॉक टेस्ट जो लोग दे रहे हैं उन सबको पता होगा कि ये क्वेश्चन PY में आ चुका है। तो चलिए इसको सुमेलित करिए। नर्मदा घाटी दिया है पहला बड़ा राज्य, तो नर्मदा घाटी आपका हो जाएगा आखेट तथा संग्रह। और मगध दिया है तो मगध हो जाएगा पहला बड़ा राज्य। गारो पहाड़ियाँ दिया है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, तो गारो पहाड़ियाँ हो जाएगा आरंभिक कृषि। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगा प्रथम नगर। और ये जो गंगा घाटी आपका दिया है ये हो जाएगा आपका लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, यहाँ पर गंगा घाटी के पास। और गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि मिलती है। मगध आपका पहला बड़ा राज्य था। और नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रह के लिए जानी जाती थी। और गारो पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके आरंभिक कृषि के लिए जानी जाती थी। और गंगा घाटी का उद्गम जो हुआ था लगभग 2500 वर्ष के पूर्व के नगर, यहाँ इसका उद्गम हुआ था। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ हैं आरंभिक नगर। चलिए एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे सुमेलवित भी यहाँ आंसर भी दिया है। नर्मदा घाटी आखेट तथा संग्रह, मगध पहला बड़ा राज्य, गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ प्रथम नगर, और गंगा घाटी जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। पांडुलिपि पे बहुत क्वेश्चन आपके पांडुलिपि और अभिलेख पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो एक एक टॉपिक आप लोग देखते चलेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं, क्या पूछ रहा है, पांडुलिपि तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी जाती है। पांडुलिपि कागज, छाल, ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती है। और जो अभिलेख होता है आपका, अभिलेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखी जाती है। हाँ, चलिए यही आपका इन दोनों में अंतर है कि पांडुलिपि जो है वो दस्तावेज जो है एक या अनेक व्यक्तियों के द्वारा हाथ से लिखी जाती है। और पांडुलिपियाँ किस पे लिखी जाती हैं, कागज या छाल या ताड़ के वृक्ष पर, पत्रों पर। और अभिलेख जो है पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखिए। ये आपके एनसीईआरटी में एक रशीदा हैं, तो रशीदा क्या पूछते हैं, रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। रशीदा बोलती हैं हम एक दिन पहले क्या हुआ इसके बारे में टीवी पर देख सकते हैं। देखिए वर्तमान में क्या है कि हम लोगों को टेक्निकल बहुत जानकारी हो जा रही है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टीवी है, इससे हम लोग को जितना भी न्यूज रहता है वो पहले से मिल जाता है। लेकिन पहले क्या था, पहले लोग पांडुलिपि हाथ से लिखते थे। ये क्या,
पांडुलिपियाँ और जितने भी अभिलेख होते थे उससे हम लोग गेन करते हैं जानकारी पहले वाला। और वर्तमान में तो अभी तो टेक्निकल बहुत कुछ हो गया है, तो यही बोल रही है कि हम एक दिन पहले क्या हुआ इसके बारे में टीवी पर देख सकते हैं, रेडियो पर सुन भी सकते हैं। कुछ साल पहले क्या हुआ जो व्यक्ति जीवित है उनसे जान सकते हैं, मतलब कुछ साल ही जो बीते हैं उसके बारे में भी हम कुछ अपने घर के लोग जो भी हैं, पूर्वज जो हैं, उनके बारे में जानकार लोग से, मतलब अगल बगल जो भी हैं उनसे जान सकते हैं। लेकिन क्या इसके बारे में जानने के लिए हमें कई तरीके अपना सकते हैं। इसके लिए भी कई लेखकों, व्यक्तियों ने कई सारी चीज़ें एकत्रित की हुई हैं जिनके बारे में हम एकत्रित किए हुए पांडुलिपि, अभिलेख, किताबों, चित्रों, मूर्तियों, इन सब से हमें यह जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो देखते चलिए, मतलब पांडुलिपि और अभिलेख के द्वारा हम लोग को पहले की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पुरातत्वविदों, आपका आंसर है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो हैं ये आपके पुरातत्वविदों में पाई गई वस्तुएं थीं। सिक्के पाया गया था, हथियार, आभूषण, चित्र और मूर्तियाँ। ये आपके सारे हड़प्पा सभ्यता के हैं। सिक्के मिले थे, हथियार मिले थे, आभूषण मिले थे, चित्र मिले थे और मूर्तियाँ मिली थीं। और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, पत्थरों से बनी हुई कुछ वस्तुएं भी मिली थीं, इमारतें, मूर्तियाँ और औजार। आपके सारे ऑप्शन में, असर्शन रीजन में और जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है सब में बन के आए हैं। तो एक एक टॉपिक देखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? पहले की जो हड़प्पा सभ्यता के थे, पूछ रहा है कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो अपने कार्यों का विवरण न करने के लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसे राजा महाराजा जो भी कार्य करते थे उन्हें तो चित्र, मूर्तियाँ, लौह स्तंभ बनवाकर दिखा देते, लेकिन साधारण स्त्री और पुरुष के पास पैसे नहीं होते थे तो वे कैसे अपने कार्यों को सबके सामने दिखाते? उस समय लोगों का जीवन बहुत कष्टमय होता था, जो उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं होते थे तो अपने किए हुए कामों का विवरण कैसे करते? जाहिर सी बात है कि राजा लोग तो अपना कर सकते हैं, लेकिन साधारण जो लोग होते हैं, जो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन लोगों का जो है, उन लोग का विवरण हम लोग को नहीं मिलता है। लेकिन जो भी राजा महाराजा और जो भी ये हम लोग को वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, ये सारे राजा महाराजा के महल का ही, जो भी हम लोग को अभी उन लोगों की वजह से ही हम लोग को पता चलता है कि हाँ उस समय क्या रहा होगा, क्या नहीं रहा। मतलब इतनी आपके पास सोचिए कि क्या ईंट के महल, ये देख रहे हैं, सिक्के भी मिले थे, हथियार, आभूषण, चित्र, मूर्तियाँ, ईंटों से, उस समय भी ईंटों से बनी इमारतों का अवशेष मिला है, पत्थर से बनी हुई वस्तुएं, इमारतें, मूर्तियाँ, औजार, मतलब इतने सारे सामान मिले हैं। तो जाहिर सी बात है ये साधारण लोग तो नहीं कर सकते हैं ना। साधारण लोग के पास तो उतनी वो होती नहीं है आय कि हाँ वो लोग अपने लिए ही कर लें, वो ही बहुत है। तो चलिए इतना तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये आपके असर्शन रीजन में पूछता है कि देखिए ये पूछ देगा कहीं से घुमावदार, तो आप लोग को बस एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते चल रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है, शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। आपका 6th स्टैंडर्ड का ये सेकेंड लेसन है। और ये क्या पूछ रहा है, ये भी आपका पीवाई का क्वेश्चन है। शिकारी खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। घास वाले मैदान का विकास 12,000 वर्ष साल पहले हुआ था। और खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? ये भी आपका पीवाई का क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए बोल रही हूँ कि एक एक टॉपिक अगर आप लोग नहीं है तो NCERT पढ़ के आया करिए। अगर आप लोग का NCERT
जितना भी है ना, अगर आप लोग अच्छे से देख के जाते हैं ना तो 100% श्योर बोल रही हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं बनता है। और जो लोग बोल रहे हैं कि अभी एनसीईआरटी बदल गई है, सीटेट का नोटिफिकेशन इतना आउट हो रहा है, ये है वो है, तो बिल्कुल कुछ नहीं। एनसीईआरटी आपका, हाँ, बस उसे फ़िल्टर करती रहती है। आपका क्वेश्चन सेम है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलता है, तो थोड़ा सा आप लोग जानकारी अच्छी रही ना तो वो लोग पेडागोजी में कितना इधर उधर करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग जानकारी अच्छी रखिए। चलिए, बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक लंबा समय लग जाता था। इस दौरान पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम करने होते थे। इसीलिए जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपनी खेती की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक के लिए रहना पड़ता था। देखिए, यही आपको घुमा के पूछ देता है। ऑप्शन में कई ऑप्शन रहते हैं, तो अगर आप लोग का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो कोई टेंशन नहीं होगा। बीज बोने से पहले लेकर फसल के पकने तक लंबा समय लग जाता था। इस दौरान पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करके जैसे बहुत से काम करने होते थे। इसलिए जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपनी खेती की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक के लिए रहना पड़ा था। पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो आपका आंसर क्या बोल रहा है कि मेहरगढ़ पर खुदाई के सबसे पहले स्तरों में हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ये भी कॉन्सेप्ट एक एक देखते चलिएगा, आपके लिए समझ लीजिए कि ये सारा रामबाण है। हाँ, और जिसका नहीं निकल रहा है ना, बिल्कुल एनसीईआरटी आप लोग देख के जाइए। जानवरों की हड्डियां मिली हैं, लेकिन खुदाई के बाद स्तरों में भेड़, बकरियों तथा अन्य घरेलू मवेशियों की हड्डियां ज़्यादा मिली हैं, जो कि यह दर्शाता है कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। इतने अवशेष मिले हैं, इसकी वजह से मेहरगढ़ पर खुदाई के लिए सबसे पहले हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं। फिर खुदाई के बाद बकरी तथा अन्य घरेलू मवेशियों को हड्डियां ज़्यादा मिली हैं, जो कि यह दर्शाता है कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, बाद में पशुपालन, मतलब इतनी हड्डियों के मिलने के बाद उन लोगों को लगा कि मतलब बाद में पशुपालन का भी इन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। चलिए, और मेहरगढ़ पे, हड़प्पा सभ्यता पे, ये सब पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। राजाओं का जीवन बिना किसी कठिनाई के चलता रहता था। उन्हें तो हर चीज़ तैयार मिलती थी, किसी चीज़ के लिए परेशानी नहीं होती थी, लेकिन किसानों का जीवन कष्टदायी होता था। देखिए, आपके असर्शन और रीजन में ये भी क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है। वे तो सुबह पहले खेत में चले जाते थे, उन्हें तो ये भी नहीं पता चलता था कि कब सुबह हो गई और कब रात हो गई। पहले के जो राजा लोग थे तो उन लोग का जीवन बिना किसी कठिनाई के चलता था। उन्हें तो हर चीज़ तैयार मिलती थी, किसी चीज़ के लिए कोई परेशानी नहीं होती थी। लेकिन किसान लोग जो होते थे उनका जीवन बहुत कष्टदायी होता था। वे सुबह से पहले खेत में चले जाते थे और बाद में रात को आते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि कब रात हो गई है। राजाओं का काम अपनी सेना को संभालना और अपनी प्रजा का नेतृत्व करना होता था और आराम से जीवन व्यतीत करना होता था। राजाओं की मतलब देखिए कितना आराम से जीवन बीतता था, लेकिन किसानों का जीवन जो है सिर्फ खेती में ही चला जाता था। देखिए, ऑप्शन में आपका ये भी दिया है, शिल्पकार शब्द का पता लगा और प्रचित्र कम से कम, मतलब पहले कौन से लोग काम करते थे, तो ये भी आपका है। शिल्पकार में देखिए थे, हस्तशिल्प भी चलता था। शिल्प उस समय भवन शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प और चर्म शिल्प। और देखिए, हस्तशिल्प में आपके स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। हस्तशिल्प जो होता था उसमें आपके कार्यरत जो होते स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। और भवन शिल्प में सिर्फ पुरुष काम करते थे। मूर्ति काष्ठ शिल्प जो था उसमें पुरुष काम करते थे और चर्म शिल्प जो है उसमें पुरुष। लेकिन मूर्ति शिल्प और जो हस्तशिल्प था उसमें आपके स्त्री और पुरुष दोनों का सहभागिता था। चलिए,
आई होप कि आप लोग अच्छे से देख के और सारा जानकारी एक से एक लेते चल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थीं? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? आपके सारे NCERT का है। तो पूछ रही है कि अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थीं? तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? अतीत में पुस्तकें इन विषयों पर लिखी जाती थीं कि राजा कैसे अपना जीवन बिताते थे। पहले की जो पुस्तकें होती थीं, आपको पता होगा कि हर्षवर्धन जो थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आपके हेनसांग आए थे और हेनसांग और बाणभट्ट ने मिलकर हर्षवर्धन, मतलब ऐसे ही पहले के राजा लोग थे जो लोग, उन पर लिखी जाती थी जितनी भी चर्चाएं होती थी, जो भी उनकी जीवनी होती थी। ये साधारण लोग अपना नहीं लिखते थे, लेकिन राजाओं पर अक्सर ये चीज़ लिखी जाती थी। तो बोल रहा है कि अतीत में पुस्तकें इन विषयों पर लिखी जाती थी कि राजा कैसे अपना जीवन बिताते थे, प्रजा के साथ कैसे रहते थे, सभी लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता था, अपनी प्रजा की रक्षा कैसे करते थे, उनका पहनावा कैसा होता था, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर उनके विचार कैसे होते थे, सबका खाना पीना रहन सहन कैसा होता था। हम वो पुस्तकें पढ़ना पसंद करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि किस चीज़ का आविष्कार कब और कैसे हुआ, उसका यह नाम ही क्यों रखा गया था। देखिए, और ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। और आखिर तक खाद्य संग्राहक, इस पर तो बहुत ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो देखते चलिएगा। आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? पूछा है आपसे कि आखेटक खाद्य संग्राहक इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, और जो उनकी यात्रा होती थी और जो हमारी यात्रा है, इनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानता भी है? तो आखेटक खाद्य संग्राहक की एक दूसरे से दूसरे स्थान पर घूमने के निम्नलिखित मुख्य कारण थे। आपका फर्स्ट कारण देखिए क्या है। आपका रीजन दिया है कि अधिक भोजन की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था। जो आखेटक होते थे, उनको भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जानवर अपने भोजन के लिए एक जगह दूसरी जगह जाते रहते थे, और अतः इन जानवरों का शिकार करने के लिए भी वे लोग इनके पीछे जाते थे। जो आखेटक जो होते थे, अधिक भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। जानवर अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, अतः इन जानवरों का शिकार करने के लिए आखेटक लोग जो थे, इनका पीछा किया करते थे। नेक्स्ट रीजन दे रहा है कि अलग अलग मौसम के अनुसार उगने वाले पेड़ पौधे और फलों की तलाश में भी वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे। सिर्फ वो लोग शिकार ही नहीं करते थे। देखिए क्या दिया है कि अलग अलग मौसम के अनुसार उगने वाले पेड़ पौधे और फलों की तलाश में वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। फोर्थ रीजन दे रहा है कि पानी की तलाश में वे एक स्थान में दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। 4 आपका रीजन दिया है। दोनों तरह की यात्राओं का कारणों में समानताएं यहाँ बता रहा है कि आज भी चरवाहे लोग जो हैं, अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान, जो आखेटक हैं वर्तमान में भी, जो अभी भी आखेटक हैं, वो वर्तमान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के लिए घूमते रहते हैं। दोनों की तरह यात्राओं के कारण में असमानताएं जो हैं, यहाँ रीजन दे रहा है कि वर्तमान में भोजन के लिए स्थान पर घूमना नहीं पड़ता। वर्तमान में लोग अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। वर्तमान में जो है अभी, तो हम लोग को बहुत बहुत सुविधा मिल चुकी है। अब तो ऐसा है नहीं किसी को कि वर्तमान में भोजन के लिए लोगों को इधर से उधर, चाहे मिडिल क्लास का हो चाहे हाई क्लास का, हाई क्लास के लोग तो मतलब नहीं घूमेंगे, लेकिन मिडिल क्लास के लोगों को भी अब इतनी दिक्कत नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने इतनी तो सुविधा दे ही दी है कि भोजन के लिए इधर से उधर लोगों को घूमना नहीं पड़ता है। बहुत रोज़गार है, जो लोग मिडिल क्लास के भी हैं उन लोग के लिए बहुत रोज़गार है, तो इतनी भी दिक्कत नहीं है। बस हमें लोग स्टूडेंट लोग को ज़्यादा, ये जो बीजेपी है थोड़ा ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है, न भर्ती दे रही है, न बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन हाँ, अभी ये लोग मिडिल क्लास लोग का भी स्थिति थोड़ा सुधरा है,
इतना नहीं कह सकते कि एकदम नहीं की है, लेकिन हम लोग के लिए तो शिक्षा के दिशा में तो बिल्कुल उसका लग ही नहीं रहा है कि हाँ कोई मतलब उद्देश्य है, और यूपी में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो चलिए छोड़िए इन लोगों की बात। वर्तमान में लोग अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते। वर्तमान में जो लोग हैं, हम मतलब अभी अपने पे ही सोच लीजिए, तो वर्तमान में लोग अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं। थर्ड रीजन दे रहा है कि वर्तमान में व्यापार के लिए स्थान स्थान पर घूमना पड़ता है। मतलब वर्तमान में अभी है कि मतलब जो भी लोग व्यापार करते हैं तो उनको जगह जगह पर घूमना पड़ता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है आखेटक। देखिए बहुत क्वेश्चन बनता है आपका, एक एक टॉपिक आप लोग देखिए, अगर आप लोग एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलते हैं ना तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। बात क्या है ना कि लोग ना ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हैं, और अगर आप लोग जानकारी अच्छे से ले ही रहे हैं ना तो उसे बिल्कुल एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिए। देखिए एक बार लाइफ बन गई ना तो लाइफ में बहुत इन्जॉय है, सच्ची बता रहे हैं। और लेकिन शिक्षा के बिना ना आपका लाइफ एकदम अधूरा है। तो बिल्कुल शिक्षा लेना तो बहुत ज़रूरी है। और देखिए टीचर लाइन ऐसी लाइन है ना कि आप लोग को चारों तरफ से, देखिए हर जॉब का मतलब अपना अपना वो है, लेकिन टीचर लाइन एक है ना जो कि बहुत वैल्यूएबल, मतलब हर जगह आपकी इतनी रिस्पेक्ट है ना। तो मैं तो कहूँगी ना टीचर लाइन है जो बेस्ट लाइन। और हाँ आप लोग कंटिन्यू फोकस रखिए ताकि आप लोग का भी सपना जल्दी पूरा हो। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? तो पूछ रहा है, देखिए आखेटक खाद्य संग्राहक मुख्यतः निम्नलिखित चीज़ों के लिए आग का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन यहीं से उठाकर पूछता है, कहीं और से नहीं पूछता है, बस यहीं से आप लोग देखते चलिए। प्रकाश के लिए, खाना पकाने के लिए और खतरनाक जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए आखेटक लोग क्या करते थे? खाद्य संग्राहक मुख्यतः निम्नलिखित चीज़ों के लिए आग का उपयोग करते थे। प्रकाश के लिए, खाना पकाने के लिए, खतरनाक जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, स्वयं को गर्म रखने के लिए भी वो लोग आग का उपयोग करते थे। वर्तमान समय में मनुष्य प्रकाश के लिए तथा खाना पकाने और स्वयं को गर्म रखने के लिए आग का प्रयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन में कितना भिन्न था? 3 अंतर बताइए। आपका फर्स्ट है, कृषक और पशुपालक एक स्थान पर रहते थे, जबकि शिकारी जो थे खाद्य संग्राहक अलग अलग भटकते रहते थे। कृषक और पशुपालक अन्न का उत्पादन करते थे, जबकि शिकारी जो लोग रहते थे वो खाद्य संग्राहक शिकार करके जानवर को मारकर खाना खाते थे। कृषक और कृषक जो थे और पशुपालकों में बस यही डिफरेंस था कि कृषक और पशुपालक एक स्थान पर रहते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक अलग अलग स्थान पर भटकते रहते थे। जाहिर सी बात है, जब शिकारी रहेगा तो उसे अलग अलग जगह पर तो भटकना ही पड़ेगा, और जब भटकेंगे तभी तो मांस मार के खाएंगे। बस यही इन लोगों में अंतर था। और कृषक जो थे, कृषक और पशुपालक अन्न उत्पादन करते थे। जो कृषक थे और पशु पालते थे वो लोग अन्न उत्पादन करते थे, जबकि शिकारी लोग जो थे वो खाद्य संग्राहक शिकार करके जानवरों को मारकर खाना खाते थे। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को क्लास बढ़िया लगे। और हाँ प्लीज़, अगर आप लोगों को क्लास बढ़िया लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारी कोशिश करती हूँ कि जितना भी बेटर हो वही आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो बिल्कुल अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए। और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।